नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उदयपुर न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक और नवीन कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो डॉक्टर, जहां पर गंभीर समस्याएं, गंभीर रोगों के बारे में बात की जाएगी। डॉक्टर से उनकी राय ली जाएगी, कैसे उन समस्याओं का पता लगाया जाए, कैसे उनसे निराकरण पाया जाए। इन तमाम समस्याओं के बारे में हम हेलो डॉक्टर में बात करेंगे। आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ मौजूद हैं बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण जंवर, जिनसे हम बात करेंगे आज गर्भस्थ शिशु को होने वाली समस्याओं के बारे में और शल्य चिकित्सा जो नवजात शिशुओं को लेकर होती है, उन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपका एक संक्षिप्त परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण जंवर है। मैं एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन पैसिफिक मेडिकल कॉलेज बिलोगा बेदला में कार्यरत हूँ। मैंने अपना MCH लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से किया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आता है, एंड MS जनरल सर्जरी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से किया है। और लास्ट 6 ईयर से मैं उदयपुर में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन। पीडियाट्रिक सर्जन बोले तो बाल एवं नवजात शिशु शल्य चिकित्सक। पीडियाट्रिक सर्जरी एक 6 साल का कोर्स होता है, 3 साल MS और 3 साल MCH, जिसमें हमें छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशन करने की विधि को सिखाया जाता है और उसमें पारंगत किया जाता है। सर, आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चों की सर्जरी की जाती है, तो गर्भस्थ शिशु में ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं जिन्हें जन्म के तुरंत बाद सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाती है? इन्हें हम कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस कहते हैं, जो जन्मजात विकृतियां होती है। ये हेड टू टो किसी भी पार्ट की हो सकती है, बट ऐसी कुछ बीमारियां होती है जिन्हें जन्म के तुरंत बाद ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। उनमें से सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी आती है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। इसका मतलब होता है कि बच्चे की श्वास की नली खाने की नली से जुड़ जाती है और खाने की नली पूरी तरह से बनी हुई नहीं होती। ऐसे में बच्चा दूध नहीं पी सकता है, बच्चे के पैदा होते ही सांस की तकलीफ शुरू होने लग जाती है, और ऐसे बच्चों को विदिन 24 आवर 24 टू 48 आवर्स हमें ऑपरेट करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ बच्चों में जन्मजात लेटरिन का रास्ता नहीं बना होता है। ऐसे बच्चे भी इनका भी ऑपरेशन जन्म के तुरंत बाद ही हमें करना पड़ता है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनमें सिर बड़ा होता है या रीढ़ की हड्डी में फोड़ा कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, जिसे कि हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। ये बच्चे हो गए, या आंतों का नहीं बना होना, या कुछ बच्चों में आंतें शरीर में छाती में चढ़ जाती है, जिसे हम डायफ्रामेटिक हर्निया या इवेंट्रेशन डायफ्राम कहते हैं। इन बच्चों को भी तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद कई बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जन्म के तुरंत बाद ऑपरेशन करना कितना क्रिटिकल होता है सर, और उसके बाद कितना फ़ायदा बच्चों को होता है, और उसके बाद वापस वो समस्याएं तो नहीं हो पाती? नहीं, जन्म के तुरंत बाद ऑपरेशन करना सच में एक बहुत क्रिटिकल और बहुत नाजुक चीज़ होती है, क्योंकि इस समय माँ बाप के कई सारे इमोशन भी जुड़े होते हैं। अभी अभी तो बच्चा घर में आया होता है, बच्चा या बच्ची अभी अभी जिसने जन्म लिया होता है, अभी उसकी खुशी भी पूरी नहीं होती है कि अचानक से माँ बाप को ये झटका लगता है कि नहीं, उसे तो ऑपरेशन की ज़रूरत है। और आप जानते हैं हमारे इंडियन कल्चर में ऑपरेशन नाम से ही एक अजीब सा भय आता है कि ऑपरेशन थिएटर में जाने का मतलब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन हमेशा जुड़ा रहता है। तो ऑब्वियसली नवजात जो भी न्यूबॉर्न होते हैं उनको ऑपरेशन में रिस्क बहुत है, बट आज की तारीख में एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बेहोशी और सर्जरी इतने हाई लेवल पे आ गई है कि एक टाइम था जब नवजात बच्चों की मोर्टेलिटी ऑपरेशन के बाद लगभग 70-80% थी। आज का टाइम है जो मोर देन 80% देव सर्वाइव्ड आफ्टर ऑपरेशन, और 80-90% तक रिजल्ट अच्छे आ गए हैं, और बच्चे ये लाइफ टाइम नॉर्मल, नियर नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और जो करेक्टेबल डिजीज है, वन टाइम करेक्टेबल डिजीज है, वो तो सिंगल ऑपरेशन में हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जिन्हें स्टेज करेक्शन किया जाता है, उनको 2 या 3 ऑपरेशन के बाद ही नॉर्मल लाइफ मिलती है। वो भी 2 या 3 ऑपरेशन विदिन 1 ईयर और 2 ईयर करके उन्हें नॉर्मल लाइफ दे दी जाती है। सर, कितना क्रिटिकल रहता है एकदम से, क्योंकि आप लोगों के लिए भी कई सारी चुनौतियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो आप कैसे उस चीज़ को कर पाते हैं? एक्चुअली एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो ट्रेनिंग पीरियड एवरी पर्सन, लाइक आपके भी फील्ड में आपका ट्रेनिंग पीरियड, सेम मेरे फील्ड में मेरा ट्रेनिंग पीरियड, और ट्रेनिंग पीरियड में हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, और उन नाजुक कंडीशंस को, उनके माँ बाप के उन समय के इमोशंस को समझते हुए, बच्चे की क्रिटिकल कंडीशन को समझते हुए ये सब चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। और कई बार ये बच्चे इवन ऑपरेशन के पहले भी हमें वेंटिलेटर पे रखने पड़ते हैं, और ऑपरेशन के बाद भी इनको बहुत गहन चिकित्सा में ही रखना पड़ता है, खासतौर से न्यूबॉर्न बेबी
जो स्पेशली 3 किलो से कम के होते हैं उन्हें कई बार 8-8, 10-10 दिन और इवन कई लंबा प्रोलोंग NICU एडमिशन भी रहता है इनका, और वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है टेफ के बच्चों में। इनमें क्या होता है कि कई बार जो जन्मजात विकृतियों वाले बच्चे होते हैं उनमें कई सारी विकृतियां एक साथ होती है, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड होता है जब बच्चे में सारे ऑर्गन एक ही साथ बन रहे होते हैं। ये 20 वीक के पहले का टाइम होता है, और जब एक ऑर्गन नहीं बन रहा होता है तो वो उस समय जो घटित घटनाओं की वजह से उस भ्रूण में कई सारे ऑर्गन की विकृतियाँ एक साथ होती है। और जब मल्टीपल कंजेनाइटल एनोमली वाले बच्चे आते हैं, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए मैनेज करना, क्योंकि इनमें मल्टीपल स्टेजेज ऑफ सर्जरी होती है। हर सर्जरी में उतनी ही रिस्क होती है। फर्स्ट सर्जरी के बाद धीरे धीरे बच्चे का भी हमसे जुड़ाव होने लग जाता है, इवन माँ बाप का भी वो जुड़ाव होने लग जाता है, उनकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ने लग जाती है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती है वैसे वैसे एक प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि एक रिलेशन बॉन्डिंग बढ़ जाती है। एक बच्चा जो डे 1 या फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ से आपके साथ है, तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कल उसको स्कूल भेजना, स्कूल वो जाएगा, उसके बाद बड़ा होगा, डेली काम करेगा, तो ये सब चीज़ों में जब जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एक अलग सा अनुभव भी होता है और एक अलग सा चैलेंज भी होता है। सर, रिकवरी में कितना समय लग जाता है नवजात को? ये ही एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग हमारी फील्ड के साथ है कि नवजात में रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो मतलब कई बार कुछ ऑपरेशन तो ऐसे हैं, जैसे लाइक बच्चों में हर्निया का ऑपरेशन की मैं बात करूं, तो बच्चों में हर्निया के ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ही बच्चा वैसे खेलता है जैसे कभी कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं हो। मतलब कई बार माँ बाप का इतना भय होता है ऑपरेशन के पहले, बट ऑपरेशन के बाद जब मैं अगले दिन माँ बाप से बात करता हूँ कि आपको क्या अनुभव रहा, तो सर ऐसा तो सोचा ही नहीं था, हमें तो ऑपरेशन से इतना डर लगता था और 2 घंटे बाद ही पता ही नहीं लगा कि बच्चे का ऑपरेशन भी है। तो ऐसा कई बार बच्चों में रिकवरी बहुत अच्छी होती है, यही हमें सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो रिकवरी बच्चों में फास्ट है, नो डाउट। सर, गर्भकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है जीवन का, और ये बताइए कि कैसे एक बच्चे के अंदर विकार है, समस्या है, कोई रोग है, उसका पता कैसे गर्भावस्था के दौरान ही लगाया जा सकता है? एक एनोमली स्कैन करके एक जांच होती है। एनोमली स्कैन बोले तो जो बच्चों में कोई सी भी कंजेनिटल एनोमलीज यानी जन्मजात विकृतियां हैं वो उनको पकड़ने में हेल्प करती है। ये 20 वीक की एज पे कराया जाता है। 20 वीक इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो ऑर्गन होते हैं गर्भ में, भ्रूण में, वो ऑर्गन इस अवधि तक बन चुके होते हैं। तो एनोमली स्कैन होती है और ये लगभग आजकल हर सेंटर पे उपलब्ध होती है और ये इजीली कराई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 100% बीमारियां एनोमली स्कैन में पकड़ में आ सकती है, बट ऑलमोस्ट 80 to 90% बीमारियां इनमें पकड़ में आ जाती है। और इनमें से कुछ बीमारियां तो करेक्टेबल होती है, बट कुछ बीमारियां मॉर्बिड होती है या मोर्टेलिटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो उन बीमारियों में हम इवन MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी एडवाइस करते हैं। और बाकी उन प्रेगनेंसियों को अलग से पहचान लिया जाता है, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और उनको फिर हम टेक केयर करते हैं इन द सेंस उनको टर्शरी केयर सेंटर पे पहले से ही अटैच कर दिया जाता है। जैसे जहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी की फैसिलिटी होती है, जहाँ पे NICU न्यूनेटल ICU की फैसिलिटी होती है, और फिर उनकी डिलीवरी कोशिश की जाती है कि ऐसे ही सेंटर पे हो, ताकि बच्चे का जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो बच जाता है, बच्चा अननेसेसरी सेप्सिस जो कि उससे एक्सपोज नहीं होता है, और हॉस्पिटल डिलीवरी होने की वजह से और सेम सेंटर में सारी फैसिलिटी होने की वजह से बच्चे को बेस्ट केयर और बेस्ट अटेम्प्ट दिया जा पाता है। सर, आपने बताया था कि बच्चों में एक कॉमन बीमारी होती है हर्निया, तो उसको लेकर हमें कुछ बताएं, और उसके लिए जो सर्जरी होती है उसको लेकर भी कुछ बताएं। जी, बच्चों में एक हर्निया सबसे मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल बीमारी में आता है, और ये अक्सर एक्चुअली बच्चों में डेवलपमेंट के समय एक प्रोसेसस वेजाइनली पार्ट होता है जिसके थ्रू बच्चों के टेस्टिस नीचे की तरफ जाते हैं, और पेटेंट रह जाता है। जब ये खुला रह जाता है तो उसकी वजह से उसमें से पेट के ऑर्गन लाइक आंत और फ्लूइड अंदर नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं। इसे हर्निया कहते हैं, और ये बहुत कॉमन है। अक्सर ये उन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है जो प्रीटर्म होते हैं। प्रीटर्म बोले तो जो समय के पहले पैदा हो जाते हैं, और इन बच्चों में ये बहुत कॉमन और बाइलेटरल रहता है। और एक्चुअली कई सारी भ्रांतियां हमारे समाज में है, बट हर्निया ऐसी बीमारी है, खासतौर से इन्ग्वाइनल हर्निया, जिसका सर्जरी ही इलाज है, और इसे समय रहते कर देने से एक माइनर ऑपरेशन में ही काम हो जाता है। अदरवाइज हर्निया में जब हम लेट करते हैं और जब उसमें कंटेंट बोले आंत और ओमेंटम ये जब फंस जाते हैं तो यही ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और कई बार बच्चे को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। तो
इसलिए मैं कई बार मैं जब भी जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है मैं इस चीज़ के लिए अवेयर करने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों में 80-90% बीमारियाँ इतनी अच्छी हैं जो करेक्टेबल है और बच्चों की रिकवरी फास्ट होने की वजह से इजीली वो उससे ओवरकम भी हो जाते हैं, बट जस्ट लापरवाही की वजह से या फिर लेक ऑफ नॉलेज की वजह से कि लोगों को जानकारी नहीं है उसकी वजह से। जैसे हर्निया का जब भी आप नाम सुनते हैं तो अक्सर बड़ों में हर्निया का नाम सुनते हैं, उनको हर्निया के रिकवरी में जाली लगानी पड़ती है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मेश बोलते हैं, बट बच्चों में ऐसी कोई मेश भी नहीं लगती। जस्ट इट्स सिंपल ऑपरेशन कॉल्ड हर्नियोटोमी, जिसमें हम हर्नियल सेक को ओपन करते हैं, कंटेंट को रिड्यूस करते हैं और हर्नियल सेक को क्लोज करके, और बच्चे की रिकवरी अगले 2 से 4 घंटे में ही फुल हो जाती है। मतलब 4 घंटे बाद वो वैसे ही एक्टिव हो जाता है जैसे वो ऑपरेशन के पहले था। ये इतना सिंपल प्रोसीजर हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बच्चों में। तो बहुत ही अर्लियर स्टेज में ही अगर किसी रोग का पता चलता है तो डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिक से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सर, आपने बोला था कि बच्चों का सिर भी जन्म के समय में बड़ा होता है और उनकी बैकबोन में भी स्वेलिंग होती है, वो क्या है और उससे कैसे निजात मिल सकती है? मैम, उसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं हम इसको। और आप ये जान के हैरान होंगे कि हमारे ही कंट्री में नहीं, विश्व में पोलियो को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता है, बट हकीकत में पोलियो से भी ज़्यादा बर्डन आज की तारीख में भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिजीज़ का है। इनमें कुछ बीमारियां जैसे मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील, ये हम मेडिकल टर्म में है, जिसे आपने सिंपल लैंग्वेज में बोला था कि रीढ़ की हड्डी में फोड़ा या रीढ़ की हड्डी में सूजन। ये बच्चे जन्म के समय रीढ़ की हड्डी में सूजन की वजह से आते हैं। इसके साथ साथ इनका सिर का साइज बड़ा होता है जिसे हम हाइड्रोसिफिलस कहते हैं। और इन दोनों ही कंडीशन में जब मेनिंगोसील और माइलोमेनिंगोसील में सर्जिकल करेक्शन ही ट्रीटमेंट होता है, बट इवन आफ्टर सर्जिकल करेक्शन इन बच्चों के लोअर लिम्ब में वीकनेस का रहना और लेटरिंग और पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहना जैसी कई सारी कॉमन एसोसिएशन भी पोस्ट ऑपरेटिव फेज में और जब बच्चे बड़े होते हैं तब ये दिखती है। और ये एक्चुअली बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी हो जाती है। मतलब ये बच्चे हमेशा के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये अपने लेटरिंग पेशाब में कोई बच्चा बैठा है तो आप समझ सकते हैं कि वो उसके लिए कितनी पुअर कंडीशन है, कितनी अनहाइजेनिक कंडीशन है। और माँ बाप के लिए भी उतना ही बर्डन हो जाता है। एक पेरेंट्स, वन ऑफ बहुत पेरेंट्स में से एक को एक्चुअली उसी में एंगेज रहना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि बाकी बच्चों के घर में बाकी बच्चों की केयर पे कितना हेम्परनेस आ जाता है। और ये मात्र एक सिंपल फोलिक एसिड टेबलेट यदि आप गर्भावस्था में लेते हैं, और ये टेबलेट यूजुअली जब कभी किसी बच्चे में हो गया है तो जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो तो हम इस गोली को प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही स्टार्ट करते हैं और काफ़ी हद तक इस बीमारियों से बचा जा सकता है कि ये भ्रूण में होती ही नहीं है यदि हम मात्र एक फोलिक एसिड हो। गवर्नमेंट का इतना अच्छा प्रोग्राम चलता है, 100 डेज की फोलिक एसिड एंड आयरन टेबलेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बट सम हाउ कभी टेस्ट की पैलेटेबिलिटी की वजह से या कभी अनअवेयरनेस की वजह से प्रेग्नेंट फीमेल लेती नहीं है और फाइनली वो इतने बड़े बर्डन में एम्पर हो जाए। सर, एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो कैसे अपनी डाइट को ध्यान में रखें और क्या क्या चीज़ें ऐसी लें जिनसे इस तरह की समस्याएं ना हो। सबसे बेस्ट होता है कि एक नॉर्मल हेल्दी डाइट, जो रूटीन डाइट है वो अच्छे से हेल्दी से, आप किसी चीज़ का परहेज नहीं रखें, लेकिन नॉर्मल हेल्दी डाइट मतलब हर मात्रा में हर चीज़ को लेना बेस्ट रहता है। लाइक आप फल फ्रूट्स ले रहे हैं, रोज़ अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच और डिनर टाइम से कर रहे हैं और हरी सब्जियां खा रहे हैं, पानी खूब पी रहे हैं, तो ये सब इतनी हेल्दी चीज़ें हैं कि ये आपको एक नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत हेल्प करती है। और यही चीज़ों को हम कंटिन्यू रखते हैं तो इट्स गुड। खास तौर से प्रेगनेंसी में हम कहते हैं चाइनीज़ फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ फूड में भी कुछ कंटेंट होते हैं जो कि कंजेनाइटल एनोमलीज के लिए कारण बनते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि चाइनीज़ फूड प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं खाएं, अदरवाइज जस्ट हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट्स हो, जिसमें वाटर हो, जिसमें कोकोनट वाटर हो, स्वीट्स हो, इवन ये सब आप ले सकते हैं, बैलेंस लेनी चाहिए। सर, जो गर्भस्थ शिशु होता है और जो नवजात शिशु होता है उसमें कोई वंशानुगत बीमारी भी आती है, अगर आती है तो क्या उसका उपाय है? इन्हें जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं। यस, जेनेटिक डिजीज़ रन्स इन फैमिलीज़ और कई बार जीन म्यूटेशन की वजह से भी ये बीमारियां आती है। और इनमें मैक्सिमम बीमारियों में मेडिकल ट्रीटमेंट ही रहता है और समहाउ कई बीमारियों का ट्रीटमेंट लगभग पॉसिबल हो पाता है, बट कुछ बीमारियां ऐसी रहती है जो इसमें जस्ट केवल टेक केयर और
जस्ट किसी सिम्टम के आने पे उसका इलाज किया जा पाता है, अदरवाइज प्योरली क्योर नहीं होता है। बट जेनेटिक डिजीज समहाउ ऐसी चीज़ है जो आज भी डेवलपमेंट में है, आज भी हम इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं, लगातार रिसर्च जारी है। कुछ कुछ जेनेटिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट मिल गया है और कुछ कुछ का अभी भी मिलना बाकी है, और इसीलिए कहते हैं कि साइंस डेली प्रोग्रेशन का नाम है। डेली कुछ नई चीज़ आती है, जैसे आप अभी इस प्रेजेंट कोविड ईरा में भी देख रहे हैं, कोविड का कैसे तैसे करके साइंटिस्ट ने, कई लोगों ने अपनी जान गंवा के इसका इलाज पाया। इसका तो अभी नई म्यूटेंट स्ट्रेन आ गई है, अभी फिर से कोविड का टाइम बड़ा पीक पे आ रहा है, जिसे ओमिक्रॉन एक अलग, ऐसे ही साइंस इसी का नाम है। कुछ नया कुछ आता है, कुछ नया प्रोग्रेस होता है, फिर कुछ हम ढूंढते, कुछ और मिलता है। सर, अगर हार्ट डिजीज़ की बात करें तो कई बार ये सुनने में आता है कि बच्चे के दिल में छेद है। क्या ये बीमारियां बच्चों में ज़्यादा होती है? नहीं, बच्चों में ज़्यादा होती है ये तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ऐसी बीमारियां बच्चों में कॉमन है। और कई बार जो दिल के छेद की बात आती है वो नॉर्मल ASD और PDA टाइप होता है, जिसे हम एंट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियस, और PDA प्रीटर्म बच्चों में बहुत कॉमन है। और जस्ट एक जन्म के बाद थोड़े दिन तक हम ओपन रखते हैं और उसके बाद एक मेडिसिन देके उसे जस्ट क्लोज कर दिया जाता है। ऐसे ही ASD भी है, जो एक दिल के छेद को नाम लिया जाता है, बट ये भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। कुछ छेद जो बिल्कुल बंद नहीं होते और वो आगे चल के बच्चों को सांस लेने में तकलीफ या बच्चों के नीले पड़ने की वजह बनते। इन बीमारियों का हमें कई बार इंटरवेंशन से ही इलाज करना पड़ता है, और इनके लिए भी कार्डियोथोरेसिक सर्जन और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो इसी चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं। दे विल टेक केयर ऑफ दिस सच बेबीज। सर, आजकल का जो समय है, जिस तरह से हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बदला है, उस दौर में आप क्या कहना चाहेंगे सर कि किस तरह से डाइट प्लान ली जाए, किस तरह से योगा, मेडिटेशन आदि चीज़ें जो हैं वो हर कोई व्यक्ति जो है वो फॉलो करे? मैं यही कहूँगा कि जैसे आपने भी आज ये शुरुआत इसी से की कि पहला सुख निरोगी काया, और सच में अपने काया को निरोगी रखें। इसके लिए समय से उठें और समय से सोएं। सुबह उठ के कम से कम 30 मिनट्स तो आप योगा में या एक्सरसाइज में दें, ताकि आपका और ऐसा है कि मतलब बच्चे भी आपको मिमिक करते हैं। आप हो सकता है बच्चों को कई बार कहेंगे कि ये करो तो वो नहीं करते, बट आप करिए, बच्चे आपको देख के मिमिक करने लग जाएंगे, वो स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, और मतलब आपने भी ऐसा फील किया होगा कि सच में बच्चों को कितना भी कह दो वो करते नहीं हैं, पर बच्चों के सामने करने लग जाओ तो करने लग जाते हैं। और यही इसीलिए मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं बच्चा खाता नहीं है, तो मैं हमेशा उनको यही सलाह देता हूँ कि आप कोई भी चीज़ है जो बच्चों के साथ ही खाइए। आप खुद एक गिलास जूस, कई बार हमारी इंडियन फीमेल्स इंडियन माँ बिल्कुल ही अलग मानता हूँ मैं, वो खुद कुछ नहीं खाएगी बट सारा अपने बच्चों को खिलाना चाहेगी, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, कुछ भी। बट फिर क्या होता है कि बच्चों में अजीब सा रिपल्सन आता है कि मुझे ये नहीं, और अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से ही लग पाती हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप साथ में बैठिए, आप खुद भी एक गिलास जूस पिए और फिर बच्चे को भी पिलाइए, वो दोनों भी पिएंगे, आप भी पिएंगे, और पूरा घर स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप खुद अच्छा खाइए, ताकि आपके बच्चे भी अपने आप अच्छा खाना सीखेंगे। आप बाहर का मत खाइए, आप जंक फूड मत खाइए, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली नहीं खाएंगे, क्योंकि वो देख आपको रहे ना, आप उनके आइडियल हैं, तो आप जैसा रहेंगे वैसे आपके बच्चे हो जाएंगे। इसलिए जस्ट हेल्दी फूड खाइए, अच्छे से ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच अच्छा लीजिए, डिनर मिनिमम लीजिए, पानी खूब पीजिए, और रोज़ एक फ्रूट लेने की कोशिश करिए। कोशिश नहीं, खाइए ही खाइए। सर, अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना एक बार फिर से पिक पे है। इस वक्त में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? एक ही मैसेज जो पिछले लगभग 2.5 साल से बोला जा रहा है कि अपना ध्यान रखें, हाथ बार बार धोएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से में ना जाएं। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो अपने आप को अंदर ही, घर के अंदर ही रखें। लोगों से कनेक्ट रहिए, बट फ़ोन से रहिए। बार बार जाके मिलनसार बनने की कोशिश नहीं करिए। ये कोविड है, कभी भी पीक पे आ सकता है, और कभी भी आपकी एक अमूल्य जान, जो शायद आप उसकी कीमत नहीं समझ रहे, बट आपका परिवार उसकी कीमत समझता है। और अपने परिवार के लिए अपने आप का ध्यान रखें। मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने परिवार के लिए अपने आप का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, एंड आपके सभी दर्शकों का शुक्रिया।
थैंक यू। ये थे डॉक्टर प्रवीण जवर, बाल एवं शिशु शल्य चिकित्सक, जिन्होंने हमें गर्भावस्था से लेकर नवजात शिशु में जो शल्य चिकित्सा होती है उसके बारे में जानकारी दी। कोई भी ऐसा रोग या समस्या जो अर्लियर स्टेज में अगर आप लोगों को पता चलता है तो अपने पीडियाट्रिक से ज़रूर कंसल्ट करें। हेलो डॉक्टर में फ़िलहाल इतना ही, फिर रूबरू होंगे आपसे कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।